प्रिय विद्यार्थियों, आज आप सभी के लिए मैं वर्ब के भिन्न भिन्न प्रकार को आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि वर्ब जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो सीमित क्रियाएं हिंदी में कही जाती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को असीमित क्रियाएं कहा जाता है। सीमित क्रियाएं जो है वो वैसी क्रियाएं होती हैं जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार परिवर्तनशील होती हैं, बदलती रहती हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके ऊपर सब्जेक्ट या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह स्वतंत्र होती हैं। तो सेंटेंस में प्रयोग होने वाली जो सीमित क्रियाएं हैं, उन सीमित क्रियाओं को आपने टेंस या ट्रांसलेशन को पढ़ते समय देखा होगा कि सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के रूप में आप प्रत्येक टेंस में क्रियाओं को प्रयोग करते हैं। प्रत्येक टेंस के अनुसार सहायक क्रियाएं और मुख्य क्रियाएं बदलती रहती हैं। उन्हीं क्रियाओं को सीमित क्रियाएं कहा जाता है। ये सीमित क्रियाएं जो होती हैं, इनको आप डिटेल में देखें और इन्हें समझें। सीमित क्रियाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं, जिनमें सबसे पहला इंट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा ट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा लिंकिंग वर्ब और चौथा ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे आप सहायक क्रिया कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताऊंगा। कुछ सेंटेंस के माध्यम से मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आप बोर्ड पर देखें, कुछ विशेष नियमों को मैंने लिख रखा है समझने के लिए। सबसे पहले आप देखें, ये फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं, ये सीमित क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती हैं। ये फाइनाइट वर्ब्स की सबसे पहला प्रकार है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब्स अकर्मक क्रियाएं जो है ऐसी क्रियाएं होती हैं, आप नाम से भी ये स्पष्ट है, आप इसे समझ सकते हैं कि ऐसी क्रियाएं जो सेंटेंस में हो और उनके साथ कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, ऐसी क्रियाओं को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं को ढूंढने के लिए आप किसी भी सेंटेंस में, अंग्रेजी के सेंटेंसेस में क्लियर करने के लिए व्हाट या हुम, हिंदी में क्या या किसको से प्रश्न पूछने पर यदि कोई आंसर प्राप्त ना हो तो वह क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसा कि आप सेंटेंस में देखें, सबसे पहला एग्जांपल मैंने दिया है, राम वीप्स। राम सब्जेक्ट है, वीप्स ये वर्ब है। राम वीप्स यानी राम रोता है। राम क्या रोता है, किसको रोता है? देयर इज नो आंसर, सो इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आप देखें यहाँ, ही लाव्स, वह हंसता है। यहां भी क्या हंसता है, किसको हंसता है? इस क्रिया के साथ भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखें आप, द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। ये रिंग्स जो है एक ऐसी क्रिया है जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। इसका प्रयोग आगे के एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ आप देखें कि ये रिंग्स जो है ये विदाउट ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये रिंग्स जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी अकर्मक क्रिया है। मुख्य क्रिया के रूप में ये सभी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। नेक्स्ट जैसे है, द डोर ओपन्स, इसमें ओपन्स वर्ब है जो फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों,
एक सेंटेंस और मैंने यहाँ लिख रखा है, इसे आप देखें। बॉयज गो टू स्कूल, लड़के विद्यालय जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया है स्कूल, जो देखने में आपको लगेगा कि ये वर्ब है तो इसके साथ ये ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है कि मैंने ये बताया कि जब भी किसी क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट होगा तो वह क्या या किसको से प्रश्न पूछने पर मिलेगा। यदि क्या या किसको से प्रश्न पूछने पर नहीं मिल रहा तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। वो अदर वर्ड्स होंगे या वो किसी दूसरे शब्द में प्रयोग होकर कोई दूसरा शब्द होगा जो उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए प्रयोग किया गया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये गो जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे? लड़के स्कूल जाते हैं, लड़के क्या जाते हैं और किसको जाते हैं, कोई आंसर नहीं मिलेगा। कहाँ जाते हैं? तो स्कूल जाते हैं। यानी ये ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं। इसी तरह आप सकर्मक क्रियाओं का एग्जाम्पल देखें। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो सकर्मक क्रियाएं या ऐसी क्रियाएं जिनके साथ ऑब्जेक्ट आया हो तो उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ऑब्जेक्ट को फिर अगेन आपको ढूंढना है तो क्या या किसको से प्रश्न पूछने पर ही मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप एक बात ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। यहाँ आपको ऑब्जेक्ट को भी समझना जरूरी है। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके लिए मैंने पहले से भी कुछ वीडियो बना रखा है। पार्ट ऑफ सेंटेंस में आप जाएंगे तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ भी मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स या लाइफलेस थिंग्स की ओर संकेत करता है, यानी निर्जीव चीजों को संकेत करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो क्या से प्रश्न पूछने पर मिलता है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो किसको से प्रश्न पूछने पर मिलता है। किसको से प्रश्न पूछने पर सजीव लिविंग थिंग्स जब मिले तो वह जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इस प्रकार इनडायरेक्ट जब किसको से प्रश्न पूछने पर मिले तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या से प्रश्न पूछने पर मिले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है, सजीव की ओर संकेत करता है। इनके प्रयोग करने के भी रूल्स हैं, उनको आप भी सेंटेंस से क्लियर कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है सी किल्ड ए रैट। सी किल्ड ए रैट, उसने एक चूहे को मार दिया। क्या मार दिया? ए रैट। ए रैट क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या से प्रश्न पूछने पर मिल गया, यानी ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से ये, इसलिए ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ये सकर्मक क्रिया कही जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ आपने देखा कि केवल एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक सेंटेंस में केवल एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एक सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक कलम दी। उसने मुझे क्या दी? एक कलम। दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उसने एक कलम किसको दी? मुझे। दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने देखा कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आपके मन में क्वेश्चन, दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि क्या पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा? तो ऐसा नहीं है, ये आगे भी हो सकता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में भी हो सकता है। इसके लिए बीच जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले प्रयोग किया जाता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फार का प्रयोग सेंस के हिसाब से अवश्य किया जाता है। जैसे अगला एग्जांपल आप देखेंगे, नीचे मैंने लिख रखा है चौथे नंबर पर कि सी सेंट ए लेटर टू मी, उसने मुझे एक पत्र भेजा। मुझे क्या भेजा? एक पत्र। दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको भेजा? मुझे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप यहां देखें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में।
बीच में, इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग सूटेबिलिटी के अनुसार करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इस प्रकार आप इन दोनों ही सेंटेंसेस में देखेंगे तो ये जो क्रियाएं हैं, दोनों की क्रियाएं ये ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रियाएं हैं और सकर्मक क्रियाओं के साथ दोनों ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अभी इसमें और भी कंफ्यूजन होती है। कभी कभी होता क्या है कि ऑब्जेक्ट दोनों की तरह ऑब्जेक्ट रहेंगे, यानी ऑब्जेक्ट दो दिखेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट दोनों नहीं होता। एक ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ तीसरे नंबर पर दे रखा है कि आप इस सेंटेंस को देखें, दे मेड अनिल देयर कैप्टन। यहाँ आप देखेंगे तो मेड के साथ अनिल एक वर्ड आया है और देयर कैप्टन एक दूसरा वर्ड आया है, जो देखने में लगेगा अनिल किसको, उन्होंने अनिल को अपना कैप्टन बनाया। तो किसको बनाया? अनिल को। किसको से प्रश्न पूछने पर आपको आंसर मिले तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यू नो वेरी वेल दैट इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बनाया? देयर कैप्टन। अब आपको लगेगा कि क्या से प्रश्न पूछने पर आंसर तो मिल गया, लेकिन ये जो है क्या ऑब्जेक्ट है? ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको अपना कॉन्सेप्ट यहाँ अवश्य क्लियर करना होगा कि अनिल ये सजीव है, जो किसको से प्रश्न पूछने पर मिला। कैप्टन जो होगा वो भी कोई सजीव होगा, और ये क्या से प्रश्न पूछने पर मिलेगा। क्या से प्रश्न पूछने पर कोई सजीव नहीं, लिविंग थिंग्स नहीं, बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स मिलना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट होगा, अन्यथा वो ऑब्जेक्ट नहीं है। अर्थात क्या से प्रश्न पूछने पर ये सजीव वर्ड या सजीव को संबोधित करने वाला शब्द लिखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर इसको क्या कहेंगे? तो आप जाने कि अनिल का कंप्लीमेंट है देयर कैप्टन। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट यानी पूरक। इसके भी वीडियो यूज ऑफ टू बी, वर्ब टू बी के प्रयोग की एक वीडियो मैंने बना रखी है, ट्रांसलेशन में वीडियो है ये। इसे आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कंप्लीमेंट यानी ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए कोई शब्द प्रयोग कर दिया जाता है, और ऐसी क्रियाएं जो अपूर्ण हो तो उनको पूर्ण करने के लिए आने वाले शब्द को कंप्लीमेंट कहते हैं। ऐसी मुख्य क्रियाएं जो है वो मुख्य रूप से इज, एम, आर, वाज या वर, जो बी की क्रियाएं हैं, जिनके साथ जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होती हैं, यानी ये अपने आप में पूरी क्रियाएं नहीं होती, इन क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए किसी न किसी कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। कंप्लीमेंट को और भी अच्छे से आप इसके आगे लिंकिंग वर्ब को जब मैं बताऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये जाने कि कंप्लीमेंट किसी न किसी वर्ब को पूरा करने के लिए या ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आता है। अब वर्ब को पूरा करने के लिए आएगा तो वर्ब कंप्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आएगा तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये कभी कभी सब्जेक्ट को भी पूरा करने के लिए आता है और इसे सब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। तो अब ये डिसाइड करेगा वह सेंटेंस कि यह किस कंप्लीमेंट के रूप में है। तो यहाँ आप देखें कि ये ऑब्जेक्ट अनिल जो है ये अधूरा कैसे है। यदि आप इस देयर कैप्टन शब्द को हटा दीजिए तो होगा दे मेड अनिल, उन्होंने अनिल को बनाया। तो आप देखेंगे कि अनिल अधूरा हो गया तब तक जब तक कि ये देयर कैप्टन का प्रयोग न किया जाए। तो ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए इस शब्द की जरूरत पड़ी और तब ये प्रयोग कर दिया गया, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट की तरह दिखने वाला शब्द वास्तव में ऑब्जेक्ट नहीं है, यह ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। इस प्रकार से क्रिया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ये कर्म ऑब्जेक्ट जो आया है वो ऑब्जेक्ट के साथ एक कंप्लीमेंट भी है। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बार बार देखें, समझें, और इस तरह के सेंटेंसेस यदि आपके सामने आए तो उनको देख करके आप इन नियमों को समझने का प्रयास करें और उनको हल करें, ताकि आपको सेंटेंस समझने में कोई समस्या ना हो। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को आइए अब अगले जो है
फाइनाइट वर्ब के अगले पार्ट की ओर चलते हैं जिसमें लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को पढ़ेंगे।